बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। साधकों, जरा जीवन के पन्नों को पलटिए, फ्लैशबैक में चलिए और उन पलों को याद कीजिए जब आपका परिवार के किसी सदस्य के साथ या किसी सहकर्मी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी बात पर विवाद हुआ हो, या जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जिसने आपको हतोत्साहित कर दिया। जीवन के उन पलों में जब आपने मानसिक थकन को अनुभव किया था, जब आप स्ट्रेस्ड हुए थे, ड्रेन्ड आउट हुए थे, तब आपके अंतःकरण से एक आवाज उठी थी जिसने आपसे कहा था कि यदि फिर कोई विवाद की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो धैर्य खोकर रिएक्ट मत करना, सह लेना, चुप्पी साध लेना। फिर कोई विषम परिस्थिति आए तो संतुलन मत खोना। अंतःकरण की इस आवाज को जो लोग सुन पाए होंगे, उन्होंने खुद से वादा भी किया होगा कि यदि फिर कभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो मैं धैर्य से काम लूंगा या शांति से समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगी। लेकिन साधकों, क्या खुद से किया यह वादा हम निभा पाते हैं? अगली बार जब वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम फिर वही गलती दोहराते हैं। 10 दिन पहले जिस बात पर विवाद हुआ था, यदि आज दोबारा हो जाए तो 10 दिन पहले वाली फ्रस्ट्रेशंस आज के गुस्से के साथ मिलकर और ऊंची आवाज में लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स का रूप ले लेती है। जिस विषम परिस्थिति के कारण निराशा के अंधकार में डूबे थे, यदि आज फिर वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो धैर्य की लगाम हाथों से फिसल जाती है। जीवन रथ फिर असंतुलित हो जाता है। We again fall into the abyss of depression, negativity, stress, frustrations. Why? क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? विज्ञान के अनुसार जैसे ही हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति, कोई अपोजिंग सिचुएशन आती है, तो हमारे मस्तिष्क में बादाम के आकार में बने नर्व टिश्यूज अमिगडाला हमें खतरे के संकेत भेजते हैं, थ्रेट सिग्नल्स भेजते हैं। और इन थ्रेट सिग्नल्स के मिलते ही, इन खतरे के संकेतों के मिलते ही हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। या तो हम उस सिचुएशन से लड़ते हैं या उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। इसे कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन अमिगडाला की एक समस्या है। ये जीवन की बड़ी भयावह परिस्थितियों और रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां या लेस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में अंतर नहीं कर पाता और हर बार हमें एक जैसे ही खतरे के संकेत भेजता है और एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देने के लिए विवश करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप समुद्र में तैराकी करते हैं तो आप जानते होंगे कि अगर ग्रेट व्हाइट शार्क आप पर अटैक कर दे तो वहां से भाग निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो इसीलिए क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क प्रकृति की सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में गिनी जाती हैं। एक फुल साइज शार्क 20 फीट लंबी, 1900 किलो भारी होती है। वो पानी में 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। कितना तेज तैर लेंगे? इसीलिए इस सिचुएशन में फ्लाइट रिस्पॉन्स के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन फाइट रिस्पॉन्स के चांसेस हैं। वो इसीलिए क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क की एक कमजोरी है। उसके आंख, नाक और गिल्स सेंसिटिव एरियाज होते हैं। अगर पूरी जान लगाकर इन पर घूसा मारा जाए तो शार्क अचानक अटैक से घबराकर भाग जाती है। इस सिचुएशन में हमारे ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन है। इसीलिए इस सिचुएशन में जब अमिगडाला हमें खतरे के संकेत भेजता है तो हम तुरंत फाइट रिस्पॉन्स देते हैं। जायज बात है, समझ आती है। लेकिन अगर आपके सामने कोई ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं, कोई ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी भयावह स्थिति नहीं,
बल्कि कोई व्यक्ति खड़ा है जो आपसे विवाद कर रहा है, या लाइफ में सेटबैक मिला, आपकी प्रमोशन होनी थी इस साल नहीं हो सकी, या नौकरी चली गई। इन परिस्थितियों में भी अमिगडाला वैसे ही खतरे के संकेत भेजता है और हमें एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देने के लिए उकसाता है। विवाद की स्थिति में हम क्या करते हैं? इन थ्रेट सिग्नल्स के बहकावे में आकर फाइट रिस्पॉन्स देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं। बात फिजिकल अब्यूज और रोड रेज तक पहुंच जाती है। शोध बताते हैं ऐसी 10 में से 9 सिचुएशंस में हम ऐसा ही एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देते हैं और नतीजा पर्सनल प्रोफेशनल रिश्तों में सोशल फ्रंट पर तनाव, अशांति, असंतुलन। दूसरे केस, लाइफ में सेटबैक मिला तो तुरंत फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं, बिल्कुल ही गिव अप कर जाते हैं, जीवन से ही निराश हो जाते हैं। ऐसा ना हो हमारे साथ, इसके लिए क्या करना होगा? मस्तिष्क से ज्यादा शक्तिशाली आत्मशक्ति की मदद लेनी होगी। आत्मशक्ति की मदद से मस्तिष्क से आने वाले इन थ्रेट सिग्नल्स, इन खतरे के संकेतों को, इस रिस्पॉन्स साइकिल को बाधित करना होगा, इंटरप्ट करना होगा और फिर विवेक अनुसार सिचुएशन को इवैल्यूएट कर निर्णय लेना होगा कि हमें कब, कितनी और कैसी प्रतिक्रिया देनी है। साधकों, ऐसा नियंत्रण हमारा खुद पर हो सके, ऐसा धैर्य और संतुलन जीवन में आ सके, इसके लिए हमें 2 डायमेंशंस पर कार्य करना होगा। सबसे पहले, जीवन में आए इन संघर्षों, इन विपरीत परिस्थितियों के प्रति अपने नजरिए को, अपनी परसेप्शंस को बदलना होगा और फिर एप्ट एक्शंस को लेना होगा, यानी कुछ प्रयास करने होंगे। चलिए पहले डायमेंशन की बात करते हैं। एक बार एक साधक के भीतर जिज्ञासा उठी कि आखिर ये जीवन में विपरीत परिस्थितियां, ये संघर्ष उत्पन्न ही क्यों होते हैं और ये परीक्षाएं आती ही क्यों हैं और बार बार वैसी ही परिस्थितियों और वैसी ही परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, भली भांति जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, किसके भीतर क्या गुण है, क्या अवगुण है, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा, फिर परीक्षाएं लेकर भला क्या जांचते हैं। इस पर गुरुदेव उत्तर देते हैं, हम तो सब जानते ही हैं, परीक्षाओं द्वारा आपको जनाते हैं कि आप किस स्तर पर हैं, किस अवस्था पर हैं, ताकि आप स्वयं पर कार्य कर सकें। जी हाँ सज्जनों, जीवन में ये संघर्ष, ये विषम परिस्थितियां, ये परीक्षाएं एक साधक के जीवन में अवसर होती हैं खुद को जांचने का, परखने का, सेल्फ एनालिसिस करने का, ताकि वो ये स्वयं जान सके कि जो गुण उसके भीतर विकसित होने चाहिए थे क्या हो गए, गुरु के जिन आदर्शों को धारण करना था क्या कर लिया, और कौन कौन से अवगुण अभी शेष हैं जिन्हें निकाल बाहर करना होगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, उन्नति वही करता है जो आत्मनिरीक्षण करता रहता है। और जीवन में बार बार वैसी ही परिस्थितियां आने का क्या कारण है? सरल सी बात है, जब तक एग्जाम में पास नहीं हो जाते, एग्जाम बार बार देना पड़ता है। जब एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिर दोबारा नहीं देना पड़ता। अगली क्लास में हमारा एडमिशन हो जाता है, हम प्रमोट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह सज्जनों, जितना जल्दी जीवन के इन संघर्षों से, इन परिस्थितियों से सीख ग्रहण कर लेंगे, उतनी जल्दी उन्नति कर सकेंगे, अपने लक्ष्य के समीप पहुंच सकेंगे। आप सभी जानते ही होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस के मंच से इतिहास रचा, लेकिन उन ऐतिहासिक क्षणों के कुछ घंटों पहले तक विवेकानंद जी की क्या स्थिति थी, किन किन परीक्षाओं से उन्हें गुजरना पड़ा, कैसी कैसी परिस्थितियों को झेलना पड़ा, आज उसको जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जब 1893 के जुलाई माह में कॉन्फ्रेंस के लिए शिकागो पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि कॉन्फ्रेंस तो सितंबर में है
और वो गलती से इतने दिन पहले आ गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें कॉन्फ्रेंस में तब तक प्रवेश नहीं मिलेगा, उन्हें तब तक डेलीगेट नहीं माना जाएगा जब तक उनके पास उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स ना हो। इन दोनों ही बातों ने विवेकानंद जी को हिला कर रख दिया। इतने यत्नों के बाद, इतने लोगों की कोशिशों के बाद, जिस स्वप्न को लेकर वो इतनी दूर यात्रा करके शिकागो पहुंचे थे, वो स्वप्न उन्हें बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि इतने कम पैसों में अमेरिका जैसे देश में 2 महीने तक गुजर बसर कैसे होगा। ना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है उनके पास, ना वो किसी संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में कैसे पहुंचेंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य टूटने लगा और वो मन ही मन खुद को कोसने लगे कि आखिर मैंने ये मूर्खता की ही क्यों मैं भावनाओं में बहकर वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया। क्यों मैं उन अबोध लोगों की बातों में आ गया जिनके पास पूरी जानकारी तक नहीं थी। खैर, जैसे तैसे दिन बीतने लगे, लेकिन अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि स्वामी विवेकानंद जी का पर्स लगभग खाली हो चुका था। उन्हें कहीं से पता चला कि बॉस्टन शहर शिकागो की तुलना सस्ता है, सो वे ट्रेन पकड़कर बॉस्टन के लिए निकल गए। ट्रेन में उनकी मुलाकात मिस सैनबॉर्न से हुई, जो बॉस्टन शहर की निवासी थी। मिस सैनबॉर्न स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें अपने घर रहने के लिए आमंत्रित कर दिया। मिस सैनबॉर्न के यहाँ उनके कई रिश्तेदार और मित्र अक्सर स्वामी विवेकानंद जी से मिलने आया करते, लेकिन उनमें से अधिकतर ने विवेकानंद जी के भगवा वस्त्रों का मजाक उड़ाया। कई लोगों ने अटपटे सवाल किए और कुछ ने तो विरोध तक किया। पहल तो स्वामी विवेकानंद जी को बुरा लगा, लेकिन फिर वो इसे नजरअंदाज करने लगे और अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए। बॉस्टन में ही उनकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर J.H. राइट से हुई। J.H. राइट घंटों विवेकानंद जी के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते। वो उनके ज्ञान और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। इसीलिए जब विवेकानंद जी का शिकागो वापसी लौटने का समय नजदीक आया, तो उन्होंने स्वामी जी को शिकागो वापसी का ट्रेन का टिकट खरीद कर दिया और साथ ही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के कार्यालय में पदाधिकारी और उनके मित्र डॉक्टर बारो के नाम एक पत्र भी लिख कर दिया, ताकि विवेकानंद जी शिकागो में सुखपूर्वक निवास कर सकें और कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकें। कॉन्फ्रेंस से कुछ 2-3 दिन पहले विवेकानंद जी शिकागो के लिए निकल गए। इस बार ट्रेन में उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई। उन्होंने विवेकानंद जी को भरोसा दिलवाया कि वो डॉक्टर बारो को जानते हैं और उनके घर उन्हें आराम से पहुंचा देंगे। लेकिन शिकागो के स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो बिजनेसमैन जल्दबाजी में विवेकानंद जी को बिना कुछ बताए ही वहां से चला गया। अब विवेकानंद जी अपना सामान और अपनी जेब खंगालने लगे। वो पत्र ढूंढने लगे जो प्रोफेसर J.H. राइट ने उन्हें दिया था, जिस पर डॉक्टर बारो का एड्रेस, उनका पता लिखा हुआ था। परीक्षा और संघर्ष अभी बाकी था। बहुत खोजने पर भी उन्हें वो पत्र नहीं मिला। वो पत्र उनसे गुम चुका था। पता उन्हें याद नहीं था। अब उन्हें कुछ नहीं मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। He was lost। स्टेशन के पास कुछ घर दिखाई दिए। जब वो वहां पहुंचे मदद के लिए, तो पता चला कि वहां जर्मन्स रहते हैं जो उनकी कोई बात नहीं समझ सके। सूरज ढल रहा था, सर्दी बढ़ रही थी और विवेकानंद जी के पास कोई ठिकाना नहीं था। भूख और थकन उनके इरादों को चुनौती दे रही थी। उस सर्द रात में विवेकानंद जी काफी देर सड़क पर इधर उधर घूमते रहे और अंत में जब कोई ठिकाना समझ नहीं आया, तो उन्होंने सूखे कागजों से भरे एक बड़े वेस्ट बॉक्स में सारी रात बिताई। अगली सुबह भूख के कहर ने विवश कर दिया और वो घर घर जाकर भोजन की गुहार करने लगे।
जिस स्थान पर विवेकानंद जी थे, वहां आसपास बहुत से समृद्ध लोगों के घर थे। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनमें से अधिकतर ने उनके भगवा वस्त्रों को देखकर उन्हें धुतकार दिया या अपशब्द कहकर मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो वो थक हार कर सड़क के किनारे आकर बैठ गए और ईश्वर इच्छा पर छोड़ दिया। नियति का खेल देखिए सज्जनों, कुछ घंटों बाद जिनके स्पीच से पूरा विश्व हिलने वाला था, वो दर दर भोजन मांगने के लिए विवश थे। वस्तु की धार को तेज करने के लिए उसे सान के पत्थर की यानी ग्राइंडस्टोन की खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है। सान के पत्थर का खुरदरापन ही धार को तेज करता है। विषम से विषम परिस्थितियां ही एक साधक को मानसिक और आत्मिक स्तर पर प्रखर बनाती हैं। उसके भीतर ऐसे पराक्रम को जीवंत करती हैं कि फिर कोई भी लक्ष्य उसके लिए अभेद्य नहीं रह जाता। जब स्वामी विवेकानंद जी भीतर से स्थिर हो गए, जब उन्होंने समर्पण कर दिया, तब एक चमत्कार हुआ। कुछ देर बाद पास ही के एक आलीशान महल जैसे घर का दरवाजा खुला और वहां से शाही पहनावे में एक महिला बाहर आई। वो विवेकानंद जी के पास आकर पूछती हैं, क्या आप पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिस्सा लेने आए हैं? जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने यह सुना तो वह हैरानी भरी दृष्टि से उन महिला की ओर देखने लगे। उन महिला ने फिर पूछा, क्या आप पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिस्सा लेने आए हैं? इस बार विवेकानंद जी को सुध आई और उन्होंने उन महिला को अपनी सारी परेशानी बयां कर दी। वो महिला विवेकानंद जी को अपने घर ले गई, उन्हें नाश्ता करवाया और फिर स्वयं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के ऑफिस ले गई और डॉक्टर बारो से उनकी मुलाकात करवा दी। इसके बाद जो हुआ सज्जनों, उसे दुनिया जानती है। एक गरीब गुलाम देश से आए 30 वर्षीय युवा सन्यासी ने जब बोलना शुरू किया था तो अमीर स्वतंत्र अमेरिका ने मंत्र मुग्ध होकर सुना था। इतने प्रभावित हुए थे वहां के लोग कि वहां की अखबार पायनियर में छपा था, अमेरिका शुड रिक्वेस्ट इंडिया टू सेंड मोर स्वामीज लाइक विवेकानंद टू प्रीच इन अमेरिका। उस दिन के बाद विवेकानंद जी को कई लेक्चर्स के लिए इनविटेशन मिली। उन्हें बहुत आदर सत्कार मिला। रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, सुर्ख होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो पहुंचे थे, उस समय परिस्थितियों के कारण कई बार अधीर हुए, लेकिन वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस जो उनके जीवन का एक मुकुटमणि क्षण था, उसके आने तक विषमतम परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन, जो चुंबकीय आकर्षण को उत्पन्न किया, उसका अनुभव न केवल पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के उस हॉल में बैठे 7000 स्कॉलर्स और डिग्निटरीज ने किया था, बल्कि पूरे विश्व ने किया था। जो पहले 5 शब्द उन्होंने कहे थे, they were simple 5 words, sisters and brothers of America। लेकिन उनके इन शब्दों ने वहां बैठे लोगों के हृदयों को इस तरह स्पंदित किया कि वो स्वतः ही तालियां बजाने के लिए विवश हो गए और पूरे 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। आज तक उन शब्दों की, उन तालियों की गूंज हमारे हृदयों को स्पंदित करती है। साधकों, हमारे जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं, जो संघर्ष आते हैं, वो हमें तोड़ने या डराने नहीं आते, वो हमें कुछ सिखाने आते हैं, हमारे व्यक्तित्व को निखारने आते हैं, हमें संवारने आते हैं। जो साधक इन परिस्थितियों से निकल जाया करते हैं, वो इतिहास रच दिया करते हैं। फिर वो जो करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जीवन के संघर्षों और विषम परिस्थितियों के बीच ऐसा क्या करें कि हमारा व्यक्तित्व निखर जाए, हम संवर जाए। एक बार एक रिपोर्टर ने मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली से पूछा, सर आप इतने फिट और स्ट्रॉन्ग हैं, दिन में कितनी बार सिटअप्स यानी उठक बैठक करते हैं? इस पर मोहम्मद अली उत्तर देते हैं, जब मैं उठक बैठक करना शुरू करता हूँ तब गिनती आरंभ नहीं करता,
मैं गिनती तब आरंभ करता हूँ जब उठक बैठक करते समय मेरा शरीर दर्द करने लगता है। जब उठक बैठक करना मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, तब मैं गिनती आरंभ करता हूँ, क्योंकि उस समय जब मेरा शरीर संघर्ष कर रहा होता है, तब जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मेरे शरीर को मजबूत बनाती है, मुझे फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। ठीक इसी तरह सज्जनों, जो साधक जीवन के संघर्षों के बीच, विषम परिस्थितियों के बीच, परीक्षाओं के बीच गुरु की आज्ञाओं को, उनके उच्च आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को प्रैक्टिस करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, वो मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनते हैं। उनके भीतर आत्मबल बढ़ता है, उनके भीतर आत्मशक्ति का संचार होता है, और फिर परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो विचलित नहीं होते, और इसी को धैर्य कहा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में इसी बात को प्रमाणित करते हुए कहते हैं, धृतया यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रियाः योगे न व्यभिचारिण्य धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, योग के बल से अर्थात ब्रह्म ज्ञान की साधना के बल से किसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहना, अपने मन, मस्तिष्क और इंद्रियों को संयमित रखना, इसी शक्ति का नाम है सात्विक धैर्य या सात्विक धृति। सात्विक धैर्य के बाद भगवान श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में राजसिक और तामसिक धैर्य का भी वर्णन करते हैं। जैसे एक टेररिस्ट अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करता है, धैर्य वो भी धारण करता है, लेकिन उसका लक्ष्य आतंक फैलाना है, उसका लक्ष्य निम्न है, इसीलिए उसे तामसिक धैर्य कहा गया। If someone is patiently waiting for the rewards of his actions, कोई धन कमाने के लिए या किसी इंद्रिय सुख के लिए धैर्य धारण करता है, तो उसे राजसिक धैर्य कहा गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों से उत्तम होता है सात्विक धैर्य, जो आत्मा के बल से, जो साधना के बल से एक श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए धारण किया जाता है। एक गुरु बहन को गुरुदेव ने एक दिव्य अनुभूति में आकर कहा, आप सबके विश्वास की परीक्षा हो चुकी है, अब आपके धैर्य और संतुलन की परीक्षा होगी, और शायद ये आपकी आखिरी परीक्षा हो। गुरु भक्तों, आज के इस महामारी और मंदी के दौर में जब जीवन थम गया है, निस्संदेह हमारे धैर्य और संतुलन की परीक्षा हो रही है। इन समस्त परीक्षाओं में हम उत्तीर्ण होते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, मार्ग से विचलित ना हो, अपनी भक्ति को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सात्विक धैर्य को धारण करें, अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को गुरु के आज्ञाओं, उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों के सांचे में ढालने का प्रयास करें, ताकि हम भी स्वामी विवेकानंद जी, मीराबाई, प्रहलाद, शबरी की भांति अपने लक्ष्य से मिलने के लिए सज हो सके। क्या है वो प्रयास सज्जनों? आइए जानते हैं। सबसे पहले जीवन में कंसिस्टेंसी को अपनाना होगा। कंसिस्टेंसी लैटिन भाषा के कंसिस्टेर शब्द से निकला है। कंसिस्टेर कौन और सिस्टेर के जोड़ से बना है। कौन का अर्थ होता है साथ में, और सिस्टेर संस्कृत भाषा के स्था धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्थिर रहना, दृढ़ रहना। तो कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ हुआ? जो छोटे छोटे बदलाव हम अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहते हैं, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं, उसके साथ स्थिर रहना, दृढ़ रहना। इसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। गुरुदेव की आज्ञाओं और आदर्शों को मद्देनजर रखते हुए जो आपको लगता है एक साधक के तौर पर आपके भीतर बदलाव आप देखना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। उदाहरण के लिए गुरुदेव की आज्ञा है
कि एक साधक को कुछ भी खाने या पीने से पहले सुमिरन अवश्य करना चाहिए। यदि आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन हो सकता है ये गुरु आज्ञा अभी हमारे जीवन का, हमारे लाइफस्टाइल का अंग न बनी हो। यदि आप भी उनमें से एक हैं, तो लिखिए अपनी लिस्ट में कि कुछ भी खाने या पीने से पहले सुमिरन करना है। गुरुदेव की आज्ञा है, यदि हाथों से कुछ नहीं कर रहे तो हाथ ज्ञान मुद्रा में रहे, इसका अभ्यास कीजिए। इससे हमारा ध्यान बेकार की बातों से हटकर गुरु की ओर लगता है, सुमिरन की ओर लगता है और हम गुरु से कनेक्टेड रहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो लिखिए अपनी लिस्ट में। कुछ लोगों को बेवजह खरी खोटी सुनाने की आदत होती है। वो जब बोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में नैतिकता और नम्रता को धारण नहीं किया, उसके लिए प्राप्त की गई सारी शिक्षा बेकार है। यदि आप भी उन लोगों में से हैं और परिवर्तन चाहते हैं तो लिखिए अपनी लिस्ट में। साधकों, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हो सकते हैं। आप अपने अनुसार अपनी एक लिस्ट बनाएं और एक एक कर इन पर कार्य आरंभ करें। और कार्य कैसे आरंभ करना है, क्या करना है? कंसिस्टेंट प्रयासों द्वारा अपने जीवन में प्रैक्टिकल बदलाव आ सके, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसे ध्यान से समझेंगे। जब आप गाना सीखना शुरू करते हैं तो ऊपर और नीचे के स्वर नहीं खुले होते। बहुत जोर लगाने पर गला बैठ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते समझ आने लगती है कि बहुत ताकत नहीं लगानी, और कई दिनों के अभ्यास के बाद ऊपर और नीचे के सुर खुलने लगते हैं। इसे कहते हैं ब्रेक थ्रू। जब आप अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के लिए कंसिस्टेंट प्रयास करते हैं तो शुरू में ही परफेक्शन नहीं आ जाती। जैसे किसी दिन हो सकता है आपको ज्ञान मुद्रा लगाना याद रहा हो और किसी दिन आप भूल गए, लेकिन जिस दिन आपको याद रहा, आपने अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को देखा। उस दिन गुरु की याद बनी रही, मन का भटकना कम हुआ और ध्यान साधना में अच्छे से एकाग्र हो गया। जब आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, मैं अपने अंदर परिवर्तन ला सकता हूँ। और आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पूरे प्रोसेस को मोमेंटम देता है, गति देता है, और ग्रेजुअली आपको ब्रेक थ्रू मिलता है और ये गुरु आज्ञा आपके जीवन का अंग बन जाती है, आपके लाइफस्टाइल का अंग बन जाती है। सज्जनों, ठीक ऐसे ही कंसिस्टेंट प्रयासों द्वारा गुरुदेव की हर आज्ञा को, उनके हर सिद्धांत को अपने जीवन का अंग बनाएं। दूसरा प्रयास, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना, स्ट्रेंथनिंग द विल पावर। हमारे इतिहास में 3 तरह के शिष्यों का वर्णन आता है। पहले वो जिन्हें गुरुदेव जो कहते हैं, जो आज्ञा देते हैं, वो उसका पालन नहीं करते। दूसरे कैटेगरी के शिष्य वो होते हैं जिन्हें जितना कहा जाता है वो उतना ही करते हैं। और तीसरी कैटेगरी के शिष्य वो होते हैं जिन्हें कुछ कहने की नौबत ही नहीं आती। उनका ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है गुरु के साथ, ऐसा तारतम्य स्थापित होता है गुरुदेव के साथ कि वो बिना कहे ही समझ जाते हैं कि गुरु की क्या इच्छा है, गुरुदेव क्या चाहते हैं। उठते बैठते सोते जागते उनका ध्यान केवल गुरु लक्ष्य के प्रति होता है। किसी भी गुरु कार्य, किसी भी गुरु आज्ञा से वो कभी पीछे नहीं हटते। कर से कर्म करो विधि नाना, चित्त राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसा नहीं कि वो अपने दायित्वों से भागते हैं, वो अपने दायित्वों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, लेकिन हर पल गुरु के लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं। सज्जनों, हम सब तीसरी कैटेगरी के शिष्य बनना चाहते हैं, हाँ या ना? लेकिन चाहने में और हो जाने में जो अंतर है, उसे भरने के लिए आवश्यकता होती है प्रबल इच्छा शक्ति की, स्ट्रॉन्ग विल पावर।
हाउ टू स्ट्रेंथन दिस विल पावर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारी आंखों और माथे के ठीक पीछे होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमसे सबसे ज्यादा जरूरी और मुश्किल काम करवाता है। पीएफसी के 3 हिस्से होते हैं, बायां हिस्सा, दायां हिस्सा और एक इसके पीछे वाला हिस्सा। पीएफसी के बाएं हिस्से से आती है आई विल पावर, जो हमें लाइफ की बहुत सारी चॉइसेस में से एक को चुनने में मदद करती है। इसके दाएं हिस्से से आती है आई वॉन्ट पावर, जो हमें गलत चॉइस को लेने से रोकती है। और ठीक इनके पीछे वाले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर वाले हिस्से से आती है आई वॉन्ट पावर, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय याद दिलाती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। विज्ञान कहता है जितने सक्रिय ये तीनों हिस्से होंगे उतनी ही प्रबल हमारी इच्छा शक्ति होगी। अब प्रश्न उठता है कि ये तीनों हिस्से पीएफसी के सक्रिय कैसे होंगे, एक्टिव कैसे होंगे। इसका उत्तर जानने से पहले समझते हैं लंदन कैबी सिंड्रोम क्या है। लंदन शहर में ब्लैक कैब्स या टैक्सीज चलाने के लिए एक टेस्ट पास करना होता है, जिसकी तैयारी में 2 से 4 साल लगते हैं। ये ब्लैक कैब्स, ये ब्लैक टैक्सीज लंदन शहर के बीचों बीच संगरी गलियों में चलती हैं। इसीलिए ड्राइवर को बिना जीपीएस के 25,000 गलियों के रास्ते याद करने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें लाइसेंस मिलता है। शोधकर्ताओं ने देखा कि जो ड्राइवर्स 4 साल के बाद टेस्ट पास करते हैं, उनके मस्तिष्क में एक छोटा सा बदलाव आ जाता है। ड्राइवर्स के मस्तिष्क के उस हिस्से में ज्यादा ग्रे सेल्स पाए गए जो स्पेशल रीजनिंग यानी जगहों और रास्तों को समझने और उससे संबंधित स्थान को याद रखने के लिए काम आता है। इससे ये साबित होता है कि मस्तिष्क की बनावट, उसकी वायरिंग, उसकी स्ट्रक्चर इंसान के प्रैक्टिस करने से बदली जा सकती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब प्रश्न यह उठता है सज्जनों, वो कौन सी प्रैक्टिस है जो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की स्टडी, ऐसी बहुत सारी स्टडीज से ये साबित हो चुका है कि कुल 3 से 11 घंटे ध्यान करने के बाद, एक दिन में नहीं, कुल 3 से 11 ध्यान करने के बाद लोगों के मस्तिष्क में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बनावट में, उसकी वायरिंग और स्ट्रक्चर में अंतर देखा गया। लोगों की प्रतिक्रिया, उनके व्यवहार, उनके सेल्फ कंट्रोल रिस्पॉन्स में अंतर पाया गया। जब हम ध्यान करते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और यहाँ के न्यूरल कनेक्शंस, तंत्रिका संबंध मजबूत होते हैं, जिससे कि पीएफसी के तीनों हिस्से